Hello dear student and parents. So let's start today's session, and this session is understand your child. अपने बच्चे को पहचानने की कोशिश कीजिए. चलिए थोड़ा सा आपको आज का बैकग्राउंड मैं दे देता हूँ. In today's world, parents are very much bothered about their children, what they will do, what their future will be, क्या करेंगे, अच्छा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं उनको लेके बॉदर होते रहते हैं. और जब उनका जो बच्चा है या बिटिया है वो उनके अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाती है तो हाईली डिससेटिस्फाई हो जाते हैं और उस डिससेटिस्फेक्शन पे एक्सप्रेस भी कर देते हैं. और वो डिससेटिस्फेक्शन कई बार स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच में माँ बाप और उनके बच्चों के बीच में एक ज़बरदस्ती की, जिसे कहते हैं, अदृश्य दीवार पैदा कर देता है. इरिटेशंस होने लग जाते हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सो मैनी थिंग्स. लेकिन ये सब इतनी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें बहुत आसानी से समझ के दूर किया जा सकता है और एक अच्छे रास्ते पे चला जा सकता है जहाँ आपको मैं सफलता की बात नहीं कर रहा, मैं खुशी की बात कर रहा हूँ. क्योंकि आप अभी पिछले कुछ दिनों की दुर्घटनाएं सुन रहे हैं. सफलता महत्व नहीं रखती है, मैं आपको अच्छी तरह से कह सकता हूं कि सिर्फ खुशी महत्व रख सकती है. चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, अंडरस्टैंड योर चाइल्ड. तो मैं एक आपको जिसे कहते हैं कि मेरे ऑब्जर्वेशन से शुरू करता हूं. लगभग पिछले 27-28 साल में 8-10 लाख बच्चों को पढ़ाया, उनके पेरेंट्स से मिला, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक न जाने कितने स्कूल्स में गया, वहाँ उनके बच्चों के लिए कई सेशंस किए. तो जब भी मैं स्कूल में मूव करता हूँ उनके बच्चों से बात करता हूँ और बहुत छोटी सी चीज़ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ. डियर स्टूडेंट्स, टेल मी हाउ यू फील अबाउट सोशल साइंस. लेकिन उससे पहले मैं उनको रिलैक्स करके रखता हूँ दैट दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ ट्रुथफुली. वो बहुत आसानी से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, ऐसा मैं कह के रखता हूँ, दबाव नहीं रखता उनके ऊपर. बिकॉज आई एम अ ट्रथफुल टीचर. तो टीचर जो होता है ना, उसमें एक कला होती है और वो होनी चाहिए कि स्टूडेंट कभी उससे एकेडमिकली जो है वो डिस्टेंस मेंटेन ना करें. वो बता दे, सर दिस आई एम थिंकिंग, इज दैट क्लियर इन योर माइंड. यहाँ अनुशासन की बात अलग है. अनुशासन में तो निश्चित बात है कि जो आपका टीचर है, जो आपका शिक्षक है, उसकी निगाह से आपको डर लगना चाहिए. लेकिन अनुशासनात्मक तौर पे एकेडमिक सिचुएशंस में आपका डिस्टेंस जीरो होना चाहिए. तो वो एकेडमिक सिचुएशंस के डिस्टेंस को जीरो करके जब मैं उनसे पूछता हूँ, डियर स्टूडेंट्स हाउ यू फील अबाउट सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट इट इज़, कैसा विषय है ये, पढ़ने में कैसा लगता है. तो सारे बच्चे लगभग एक ही चीज़ मुझे कहते हैं, सर दिस इज़ गोइंग आउट टू बी इज बोरिंग. अपने अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, सर इट इज़ हाईली फैक्चुअल, रटना पड़ता है, फिक्स्ड है. 1857 में फर्स्ट सिपाही म्यूटिनी हुआ था, फिक्स्ड है. तब आपको 1857 फिर उसका डेट एंड देन हु हैड टेकन द पार्टिसिपेशन इन सिपाही म्यूटिनी एंड सो मेनी थिंग्स. तो हमें ये थका देता है और हमें ये बोर करता है. ये फर्स्ट साइट जिसको आप कहते हैं, आपको जिसे कहते हैं रिएक्शंस मिलेंगे स्टूडेंट्स के. ठीक है, अपने को महसूस करना है कि स्टूडेंट ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है. अब यदि मैं सोशल साइंस की बात करूं तो आइदर यू टॉक अबाउट हिस्ट्री, यू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, यू टॉक अबाउट ज्योग्राफी, यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स. इन सब में आपको क्या करना है, इन सब में आपको जो दिए हुए फैक्ट्स हैं, आंकड़े हैं, उनको समझना है. और जब भी एग्जाम आपके होता है तो उन्हें क्या करना है, रिप्रोड्यूस करना है. फर्स्ट सिपाही म्यूटिनी वाज, इज दैट क्लियर, नॉन ओबीडियंस मोशन, ये सब की सब चीज़ें जितनी भी हैं आपके पास में, ये बहुत फैक्चुअल है. तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि ये जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है ये रिलेटेड किससे है, तो दिस इज सिंपली रिलेटेड विद नथिंग बट इट इज रिलेटेड विद नॉलेज. बी केयरफुल, समझिएगा यहाँ पे. तो मैंने सोशल साइंस को यहाँ रिलेट किया नॉलेज, मीन दिस इज गोइंग टू बी एज नॉलेज. और उस नॉलेज को गेन करके रिप्रोड्यूस करना आज की तारीख में स्टूडेंट को क्या लग रहा है, बोरिंग लग रहा है. दिस इज द फर्स्ट. नाउ आई एम कमिंग ऑन टू व्हाट, मैं अब किसके ऊपर आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ मैथ्स के ऊपर. तो आपने मैथ्स की बात की, तब भी आप रिएक्शंस देखेंगे और उस रिएक्शंस के लिए वी पीपल आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल.
यूजुअली जब भी आप सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ वगैरह देखेंगे या ऐसे लोग जो कुछ अचीव कर रहे हैं, वो जब भी उनसे स्कूल के डेज़ की बात की जाती है और मैथ्स की बात की जाती है, वो हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं, आई वॉज़ वेरी वीक, मैथ्स में तो कुछ नहीं करता था मैं। और इन सब चीज़ों को ये जो छोटे बच्चे हैं ना 7th 8th 9th वाले, ये उन्हें बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तो कुल मिला के इन टुडेज़ वर्ल्ड, बहुत क्रिटिकल बात कर रहा हूँ और बिल्कुल एग्जैक्ट जिसे कहते हैं वो बात कर रहा हूँ, मैथ्स को लेके जो हालात हैं स्टूडेंट्स के, वो एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, वी हेट मैथ्स। अब दो चीज़ें हो गई सर, हमें मतलब घृणा है, गणित से घृणा है। और यहाँ से आप मुझे कहेंगे तो एक शिक्षक होने के नाते जब ये भावनाएं मुझे दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, तो अंदर से बहुत अफसोस होता है। हालांकि मैं चेहरे से उसको जाया नहीं होने देता, किसी भी हालत में महसूस नहीं होने देता। तो आई मीन मैथ्स को हेट करना, अब मैथ्स खेल किसका है? तो मैथ्स बेसिकली जो खेल है आप सब समझते हैं, ये खेल है आपके फॉर्मूलाज को, उनको अप्लाई करने का इन डिफरेंट सिचुएशन, कैलकुलेशन का गेम है। इज दैट क्लियर? व्हाट इज मेंट बाय इंटरेस्ट, what is meant by cumulative interest, profit, loss, then you can say that algebra and then it is trigonometry। तो यहाँ गेम किसका है आपके पास में? तो ये दो चीज़ों का गेम है आपके पास, वन इज नॉलेज, और फिर इस नॉलेज को आपको क्या करना पड़ता है, दैट इज नोन टू बी एज एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। सो डियर पेरेंट्स, बी केयरफुल। दो जगह पे आपने नॉर्मल स्टूडेंट को वॉच आउट किया, और वो जो स्टूडेंट है, मास जो है, मास, आई एम टॉकिंग अबाउट मास, उस मास ऑफ द स्टूडेंट्स को कहाँ पर, वन इज ऑन टू द लेवल ऑफ नॉलेज, वो क्या कर रहा है, ऑन टू द लेवल ऑफ नॉलेज वो बोर हो रहा है। और अब आप यदि कहेंगे कि ऑन टू द लेवल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वो क्या कर रहा है, तो यहाँ तो हालत बहुत ख़राब है, वो घृणा कर रहा है, हेट कर रहा है। अब चलिए कहाँ परफॉर्मेंस ख़राब होता है। नॉलेज लेवल पे जब हम वीक हैं, तो स्कूल एजुकेशन के जो एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, उन पे भी आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ सकती। सो यू विल बी ए पुअर परफॉर्मर वेयर एट स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस। और यदि आपने ये कहा कि सर मैं एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे तो हेट करता हूँ, तो ये गारंटी है कि आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, रिलेटेड टू मेडिकल, मीन्स जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, इन सब पे आपको डेफिनेटली फेलियर मिलना ही मिलना है। लेकिन आगे चल के जो दूसरे एग्जामिनेशंस हैं रिलेटेड टू पब्लिक सर्विस कमीशंस, रिलेटेड टू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस, उन पर भी डेफिनेट बात है कि आपको सक्सेस मिलना मुश्किल हो जाती है। तो डियर पेरेंट्स, आपकी और मेरी जिम्मेदारी अब बनती है कि हम हमारे स्टूडेंट्स को इन दोनों लेवल्स पर, दैट इज़ द लेवल ऑफ नॉलेज एज वेल एज द लेवल ऑफ व्हाट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यहाँ इम्प्रूव करें। और यहाँ इम्प्रूव करने की जो सबसे अच्छी पोजीशन है वो आपको इन 4 पोजीशंस में से कहीं भी मिल सकती है। आप 7th से पकड़ लेते हैं अपने बच्चे को ढंग से, बहुत अच्छी बात है, 8th से पकड़ लेते हैं, वरना 9th से तो 10th से तो आपको उसको कंट्रोल करना ही करना है। इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ योर ड्यूटी। मैं फिर से इस समय मदर्स से बात कर रहा हूँ। ये आपको जो बच्चे का जिसे कहते हैं भविष्य बनाने की प्रक्रिया है ना, ये सृजन की प्रक्रिया है। यू आर गिविंग द बर्थ अगेन। अब जब आप दोबारा जो है मातृत्व प्राप्त कर रही हैं, तो आपको दर्द तो उतना ही होगा निश्चित तौर पर जितना जन्म देते समय हुआ था। तो ये प्रक्रिया निश्चित तौर पर अपनानी होगी और इस दर्द को भी सहन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये निर्माण की प्रक्रिया है, ये भविष्य निर्माण की प्रक्रिया है। तो चलिए, आज के सेशन पे मैंने बहुत 2 इंपॉर्टेंट बातें आपसे की, और अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ और आप सब लोगों को बताता हूँ कि अब स्टूडेंट्स के साथ में किस तरह से बिहेवियर करते हुए आगे बढ़ना है आपको। व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट आर योर ड्यूटीज, एंड हाउ टू चेंज द बिहेवियर ऑफ योर चिल्ड्रन, ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अब जब आप स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने सन या डॉटर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट जो आपको अपने सन और डॉटर को ऑब्जर्व करते हुए ध्यान रखना है, दैट इज एटीट्यूड टुवर्ड्स सब्जेक्ट। मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, मीन चेक कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। इस समय मैं फिर आपको आगाह कर रहा हूँ कि कोई एक्शन नहीं लेना है, एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि आप जो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप जिनसे डील करते हैं वो 1-2 बच्चे हैं,
टीचर को पता होता है कब किसको क्या कहना है और कैसे कहना है, माँ बाप को ये पता नहीं होता, वो बेचारे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और कई बार वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चीज़ है वो आपके लिए और स्टूडेंट के लिए दोनों के लिए डेंजरस हो जाती है। तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे काम कीजिएगा। तो व्हाट आई वांट टू से, बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड को नोट करना है सबसे पहले कहाँ पर, दैट व्हाट द एटीट्यूड ही और शी इज हैविंग टुवर्ड्स द सब्जेक्ट 1, 2 and 3। फिर एटीट्यूड चेक करना है टुवर्ड्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सेकंड जॉब है आपके पास में। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में गेम्स की तरफ क्या हाल है और कल्चरल इवेंट्स की तरफ क्या हाल है, एंड दिस इज सेकंड पॉइंट। फिर मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूँ, इस थर्ड पॉइंट को भी आप ऑब्जर्व कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से ये काम सब लोग शुरू कर दीजिएगा। वर्क कल्चर एट होम, मीन आपके सन या डॉटर का आपके घर पर वर्क कल्चर कैसा है, what she or he or she does just after coming from the school, क्या बिहेवियर है होता है स्कूल से आते ही, उसे नोट करना है। खतरनाक सी चीज़ पर बात कर रहा हूँ आप सब लोगों से कि जब गॉसिपिंग की हैबिट है तो गॉसिपिंग की हैबिट होना थोड़ी बहुत तो सभी में होती है, आप में भी है, मुझ में भी है, और ये मानव जीवन के लिए शायद एक आवश्यकता भी है छोटे तौर पे तो, क्योंकि हम इस गॉसिपिंग के थ्रू हंस लेते हैं, थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं जो इनर में हमने छुपा रखा है कई बार, बट देयर शुड बी ए लिमिटेशन टू इट, इस पर एक लिमिटेशन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जिसे मैं रेड कलर से आपके सामने पुट अप कर रहा हूँ कि टाइप ऑफ गॉसिपिंग का क्या हाल है, लेवल क्या है, लेवल क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। ये टाइप ऑफ गॉसिपिंग इन्फॉर्म कर देता है कि होना क्या है। एंड द लास्ट थिंग दैट गोज आउट टू बी एस कि आपके सन या डॉटर को क्या आपकी ज़रूरत पड़ती है, और ज़रूरत पड़ती है तो कहाँ कहाँ पे पड़ती है, किस फील्ड में आप की ज़रूरत उसको मिल रही है। तो चलिए 1 by 1 हम जो है इन सब चीज़ों पे काम करना शुरू करते हैं। तो यदि स्टूडेंट सन एंड डॉटर सोशल साइंस की तरफ ये जवाब देता है कि वो कुल मिला के यहाँ बोर हो रहा है, तो उसे पढ़ना सिखाइए। ठीक है, क्रेडिट जी ये काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, हमने क्लासेस इसके लिए शुरू की हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप वो वीडियोस मैंने कुछ अपलोड किए हैं, उन्हें देखना शुरू कीजिए, स्टूडेंट को दिखाना शुरू कीजिए, इंटरेस्ट आना शुरू होगा उसको। तो सोशल साइंस पे उसे मना कीजिए कि वो इसे बोरिंग कहना बंद करे, इस पर इंटरेस्ट लेना शुरू करे, और वो इंटरेस्ट क्रिएट करना हमारा काम है, हम कर रहे हैं। लेकिन उसको ये कहना रोकिए, भाई रुक जाइए, देयर इज़ अ डेस्टिनेशन, एक जगह है वहाँ ये चीज़ बोरिंग से इंटरेस्टिंग में कन्वर्ट होती है, चलिए हम लेके चलते हैं। एंड वी आर डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट, हम इसे बिना कुछ लिए कर रहे हैं। यूट्यूब पे जो वीडियो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एक तो यहाँ इंटरेस्ट क्रिएट करवाना आपका और मेरा जो है कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि एक बार स्टूडेंट ने यहाँ इंटरेस्ट लेना शुरू किया ना, तो वो नॉलेज को और नॉलेज रिप्रोडक्शन को, नॉलेज को गेन करना और फिर एग्जामिनेशन में उसे रिप्रोड्यूस करना, दोनों को एंजॉय करेगा, दोनों को एंजॉय करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मैथ्स के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ्स को पढ़ने का एक तरीका होता है, मैथ्स को पढ़ने के उस तरीके पे हम बात करते हैं। ये फार्मूला बेस्ड आप जिसे कहते हैं ना, और फिर यूजुअली कह देते हैं कि फार्मूले को याद कीजिए, ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, ये इट्स नॉट लाइक दिस। यहाँ क्या करना पड़ता है, जो आपके फॉर्मूलेज हैं उन्हें समझना पड़ता है, उन्हें सामने रखना पड़ता है, और सामने रख के उन पर बेस्ड वेरियस क्वेश्चंस करने होते हैं। यहाँ अभ्यास शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो स्टूडेंट में जो है वो टेंडेंसी होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मैं बताता हूँ आपको कि मैथ से जो वर्ड हेट आया था ना आपके पास में, वो हेट आया क्यों था? हेट इसलिए आया था, नफरत इसलिए आया था कि मैथ्स में वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जिनका एटीट्यूड स्ट्रगलिंग होता है, जिनको हार स्वीकार होती है, जिनको लगता है अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं यार दोबारा करता हूँ, अच्छा ऐसे भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं यार दोबारा करता हूँ। तो इनमें इनकी हैबिट होती है, इनकी टेंडेंसी होती है, इनकी नेचर होती है कि ये हार नहीं मानते, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि सेम फार्मूलाज का यूज़ डिफरेंट सिचुएशन में आप कर रहे हैं। डिफरेंट सिचुएशन में जब उनको यूज़ करते हैं तो आपको ब्रेन यूटिलाइज करना पड़ता है, और कई बार वहाँ सक्सेस मिल जाती है और कई बार नहीं मिलती है। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप, यहाँ अटेंटिव रहना पड़ता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए जब तक आप उसे ये नहीं कहेंगे कि तेरा एटीट्यूड स्ट्रगलिंग होना चाहिए, जब तक आप उसे ये नहीं कह देंगे कि यदि मार्क्स लो हो रहे हैं तो उनसे घबराना नहीं है, उनसे ओवरकम करना है, तब तक ये स्ट्रगलिंग एटीट्यूड डेवलप नहीं होगा। और ये स्ट्रगलिंग एटीट्यूड चाहे आपका जो सन या डॉटर है किसी भी फील्ड में जाना चाहे,
किसी भी फील्ड में जाना चाहे, स्ट्रगलिंग एटीट्यूड आज की तारीख में नेसेसरी है। यदि ये स्ट्रगलिंग एटीट्यूड नहीं रहा तो फिर मैं आपको कह सकता हूँ उसमें एक टेंडेंसी डेवलप होगी। वो टेंडेंसी बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और आज की तारीख में तो ये मैं बयान नहीं कर सकता कितनी डेंजरस है। क्यों? क्योंकि जब स्ट्रगलिंग एटीट्यूड नहीं होता ना तो फिर एक ना एक दिन क्विट करने की टेंडेंसी लाइफ से भी क्विट करवा देती है, जो सुशांत सिंह के साथ हुआ। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को कंट्रोल करना। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसान काम है। सिर्फ सपोर्टिव होना पड़ता है, आपको समझाना पड़ता है, उसको कहना पड़ता है पेन पेपर लेके बैठो, मुझे बताओ कि आपने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया, चलिए हम हेल्प करते हैं, हम आपको अपने टीचर के पास लेके चलते हैं। फिर उन्हें कहेंगे कि ये देखिए इसने इस तरीके से सॉल्व किया था, इज़ इट द करेक्ट वे, और यदि ये करेक्ट नहीं है तो इसे करेक्ट करिए। एक चेन है पूरी की पूरी जो हमें लेनी पड़ती है। एंड एज फार एज इंग्लिश इज़ कंसर्न, यहाँ मैंने कभी किसी को दिक्कत होते हुए नहीं देखी है। हाँ, मैं यहाँ ये मान सकता हूँ कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं जिनके लिए ये सेशन मैंने बनाया ही नहीं है, पर उनको यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है, उनके लिए मैं एक अलग सेशन बनाने वाला हूँ। तो आई एम नॉट टॉकिंग, दैट्स वाई मैंने इसको ब्लू कलर से लिख दिया। आपने देखा होगा कि ये दोनों ब्लैक कलर्स हैं, ये ब्लू से है, क्योंकि मुझे इस पर बात नहीं करनी थी, बट ओवरऑल तो ये चीज़ आती है। दैट्स व्हाई आई सेड टू यू, मैं जानबूझ के इस समय टॉपिक 2 को इस समय स्किप कर रहा हूँ। आऊँगा, मैं वापस ज़रूर आऊँगा, लेकिन अभी स्किप कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू कम एट दिस प्लेस। देखिएगा सब लोग, यदि आपका जो सन या डॉटर है वो स्कूल से आपको लगता है थका हुआ आ रहा है, आपको लगता है बड़ा ऐसा आ रहा है कि बस पता नहीं क्या हो गया, टनों वजन मुझ पे ही लाद दिया गया है, मैं तो पता नहीं क्या क्या करके आया हूँ, 100-150 गड्ढे खोद के आया हूँ, तो इट इज़ एन इंडिकेशन। ये बताता है कि आपके बच्चे को स्कूल स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपको इमीडिएट एक्शन लेना है। आप बात कीजिए उससे, बैठिए, क्यों थकान हो रही है, क्यों? क्योंकि ये जो यंग एनर्जेटिक चाइल्ड हैं, इन्हें 5-7 घंटे काम करने से, 4-5 घंटे काम करने से थकान नहीं होती है किसी भी हालत में। तो थकान कब होती है? थकान जब होती है जब हम वो काम कर रहे हैं जिसमें हमें मज़ा नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो काम करके आ रहा है जिसमें उसको मज़ा नहीं आ रहा है, और उसको मज़ा नहीं आ रहा है तो आपके लिए, आपके सन या डॉटर के लिए और मेरे लिए चिंता का विषय है। पहली चीज़ तो आप देखिए कि उसका अपीयरेंस कैसा है। दूसरी चीज़, मैं ये मान के चलता हूँ कि स्कूल से आते ही बच्चा निश्चित तौर पे भूखा होता है, खाने की तरफ दौड़ता है। इट्स वेरी क्लियर, ये बहुत साधारण सी बात है, सामान्य सी बात है। लेकिन अब ये देखिए कि वो खाना खाने के बाद करता क्या है, क्या चाहता है, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है। मैंने कई सारी मदर्स को देखा है, वो जानबूझ के बच्चे को सुला देती हैं, दैट्स रॉन्ग। या बच्चा खुद सोने चला जाता है, दैट्स रॉन्ग। ये गलत है भाई, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप पूरी दुनिया में चले जाइए, जब तक आप किसी से भी ये पूछेंगे कि ईश्वर ने दिन किस लिए बनाया है, तो ईश्वर ने दिन जो है वो निश्चित तौर पर सोने के लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ स्लीपिंग नहीं बनाया है। फॉर द पर्पज़ ऑफ स्लीपिंग उसने एंटायर नाइट हमें दी है। क्यों? क्योंकि खाना खा के आप इमीडिएटली सो गए हैं, पूरा का पूरा हमारा सिस्टम जो है वो बिगड़ जाता है। तो यदि उसकी ये टेंडेंसी है तो उसे रोकना ज़रूरी है। और मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ कि जितने भी सक्सेसफुल, या जिन्हें आप कह सकते हैं कि एकेडमिकली जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो बच्चे सीधा खाना खाने के बाद में होमवर्क की कॉपी उठा लेते हैं। मैं भी इसमें शामिल रहा हूँ। हालांकि मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ा हूँ, तो हमारे यहाँ तो गृह कार्य दिया जाता था, उस गृह कार्य को हम करते थे। पर मैंने गृह कार्य को कभी भी खाना खाने के बाद टाला नहीं, टाला ही नहीं। इधर खाना खाया और इधर बस्ता खोल लिया। बस्ता कह रहा हूँ मैं जानबूझ के, स्कूल बैग जिसे आप लोग कहते हैं। तो इन जनरल आपको ये टेंडेंसी डेवलप करनी है दैट योर सन और अ डॉटर should have to go on to the homework just after eating the lunch. It's necessary. नहीं हो रहा है तो बहुत ज़्यादा दुख करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों में हम इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि ये नेचर उसकी हम डेवलप कर देंगे बहुत आसानी से, और फिर वो ऑर्गेनाइज्ड कल्चर में दैट दिस इज़ सब्जेक्ट 1, दिस इज़ सब्जेक्ट 2, दिस इज़ सब्जेक्ट 3, और ये कोशिश करें कि बहुत ही कल्चर्ड वे में, नीट एंड क्लीन मैनर में अपने होमवर्क को डेवलप करने की उसकी टेंडेंसी हो। ये आपको करना पड़ेगा, इसके लिए आप स्ट्रगल करेंगे तो ही काम चलेगा, वरना तो नहीं चल पाएगा। एक और चीज़ आप देखिए, कहीं आपका स्टूडेंट मीन्स सन एंड डॉटर खाना खाने के बाद में क्या ऐसी इच्छा तो नहीं रखता। एक वर्ड आजकल बहुत खतरनाक है, एंटरटेनमेंट, एंजॉय। बोर हो रहा हूँ, कुछ तो देखूँगा। यहाँ मैंने लोगों को प्लान बनाते हुए देखा है,
मैंने मदर्स को देखा है 2 घंटे के लिए, अब वो क्या करेंगी, स्कूल से आया है मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा हरा पीला, उसको 2 घंटे के लिए मोबाइल देती हैं, फिर वो मोबाइल पे गेम खेलता है। ये जो स्क्रीन टाइम है ना, ये बहुत डेंजरस है। मैं हमेशा मना करता हूँ यहाँ तक के बच्चों के लिए, अभी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इनका स्क्रीन टाइम भी डेंजरस है। तो जो छोटे बच्चे हैं प्राइमरी लेवल तक, तो बल्कि मैं मिडिल लेवल तक के बच्चों के लिए कह रहा हूँ, मैं मिडिल लेवल तक के बच्चों के लिए कह रहा हूँ, उनको स्क्रीन टाइम आप बिल्कुल मत दीजिए। कुछ नहीं हो रहा है 2 महीने 3 महीने के इस लॉकडाउन में, कोई पढ़ाई ख़राब नहीं हो रही है, उन्हें जीवन जीने दीजिए। हाँ, 9th और 10th से, क्योंकि एक आप ट्रैक पे आते हैं, आपको कुछ काम करना होता है डेफिनेट टाइम पीरियड में, तो वहाँ इसकी ज़रूरत है। एक और चीज़ जिसे आपको नोट करना पड़ेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये मान के चलता हूँ कि योर सन एंड डॉटर अपनी चीज़ों को शेयर करने चाहिए। क्या स्कूल में हुआ वो शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो जब आपसे वो अपने जितनी भी हैपनिंग्स है उन्हें शेयर करता है या करती है, तो देखिएगा वो किस तरह की शेयरिंग है, ठीक है। आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि स्कूल टाइमिंग के बाद में यदि आपके बच्चे में गॉसिपिंग की टेंडेंसी है, तो गॉसिपिंग का टाइम क्या है, टाइप क्या है, टाइम भी क्या है और टाइप भी क्या है। ऐसा तो नहीं है कि वो सारा होमवर्क छोड़ के गॉसिपिंग में इन्वॉल्व है और आधे घंटे वो अपने फ्रेंड्स से बात कर रहा है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपने देखा होगा, जैसे ही आपके सन या डॉटर का उसके फ्रेंड का फ़ोन आया, वो आपसे मोबाइल लेके कहीं किसी दूसरी जगह पर जाकर तो बात नहीं कर रहा। mean your ward is not interested to talk in front of you, it is a dangerous thing। हाथ पकड़ना पड़ेगा आपको, आप माँ बाप हैं उसके, यहीं बैठ जाइए, यहीं बात कीजिए, बिकॉज देर इज नथिंग सो प्राइवेट। इस समय आप बहुत छोटे बच्चे हैं, आप कोई ऐसी बात नहीं कर सकते अपने फ्रेंड से जो आप हमसे शेयर ना कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, मदर्स को स्पेशली इसलिए बता रहा हूँ कि आज बहुत ज़बरदस्त दिन है। आज 17 जून है। शिवा को, एक बाल शिवा को महान शिवाजी के रूप में बनाने के लिए जिस माता ने काम किया, जिन्होंने उन्हें शस्त्र की शिक्षा दी, शास्त्र की शिक्षा दी, नीति की शिक्षा दी, धर्म की शिक्षा दी, जिन्हें हम जीजाबाई के नाम से जानते हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है। तो आपको बनना पड़ेगा, आपको जीजाबाई का रोल प्ले करना पड़ेगा यदि आप अपने बच्चे को शिवाजी जैसा व्यक्तित्व देना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो यहाँ उसकी गॉसिपिंग हैबिट को, यदि वहाँ उसकी कहीं ना कहीं इस तरह की टेंडेंसी गॉसिपिंग में लग रही है, जहाँ वो बुलिंग में इन्वॉल्व है, षड्यंत्रों में इन्वॉल्व है, तो रोकिए, बैठिए, काउंसल कीजिए प्रॉपरली, ठीक है। आप बहुत अच्छा काउंसल कर सकती हैं। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। मैंने कई बार नोटिस किया है कि खुद पेरेंट्स दूसरे स्टूडेंट से कॉपी लेने चले जाते हैं कि यार होमवर्क उसने कर लिया होगा, चलो तुम उसको कॉपी कर ले। नहीं यार, ये मत कीजिए। आप इन्वॉल्व होइए और फिर कहिए कि इसको पढ़ लीजिए आप, और फिर आपको जो होमवर्क करना है वो तो अपने मन से करना है। तो आप टाइप ऑफ गॉसिपिंग को वॉच आउट करेंगे। इनमें एनवी नहीं होना चाहिए, नफरत की भावना नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। ऐसा ना हो कि वो मिलजुल के कहीं इस तरह की चीज़ों पर जा रहे हों जो सोसाइटी लॉज को फॉलो नहीं करती हों, ठीक है। कई बच्चों की इस तरह की टेंडेंसीज हमने देखी कि वो बता रहा है कि आज मैंने उस वाले जो स्टूडेंट थी ना, उसके साइकिल की हवा निकाल दी, बहुत मज़ा आया मुझे। अब वो साइकिल की हवा निकाल दी तो वो परेशान हो रहा होगा। तो टेंडेंसी क्या जा रही है कि दूसरे की परेशानी को आप एंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक हो जाता है, आगे चल के ये बहुत डेंजरस हो जाएगा। तो यहीं रोक दीजिए। तो आपको ये हैबिट ऑफ गॉसिपिंग कंट्रोल करनी पड़ेगी उसकी। ये ज़ीरो नहीं होगी, थोड़ा बहुत सब लोग करते हैं, बट वो थोड़ा बहुत ही है। वन मोर थिंग इज़ कि यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपका सन और डॉटर आपकी मदद लेता है। मदद करना बहुत अच्छी बात है, मैं इसके लिए मना नहीं करता, बट मैंने देखा है कि बच्चा आराम से सो रहा है और मदर्स जो है उसकी कॉपी में डायग्राम्स बना रही हैं, मेकिंग फिगर्स। क्या आप लोग ऐसा करते हैं? करते हैं तो रोकिए इसको, उसको समझाइए, बैठाइए, ये आपका काम है। और रही बात ये कि तुम यदि नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हारे टीचर को फ़ोन कर दूंगी या कर दूंगा कि तुम्हारे पास समय था फिर भी तुमने काम नहीं किया और तुम ये चाहते थे कि ये काम मैं कर दूं, ये शिकायत मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से या तुम्हारी टीचर से कर दूंगी या कर दूंगा। ये आपको उन बच्चों पर पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करना होगा। और पॉजिटिव प्रेशर हमेशा इंस्पायरेशनल होता है। पॉजिटिव प्रेशर हमेशा इंस्पायरेशनल होता है। हमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट नहीं करना है, ट्रथफुलनेस सिखानी है उनको। दूसरा, क्या आपका बच्चा आपसे ये कहता है कि मम्मी
मेरी ये कॉपी ढूंढ दीजिए, मेरी ये बुक नहीं मिल रही है, मेरी ये बुक मैंने कहाँ रखी थी। तो ये बहुत नॉन ऑर्गेनाइज्ड कल्चर है। इस नॉन ऑर्गेनाइज्ड कल्चर से सक्सेस नहीं मिलती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा कि उसने कौन सी चीज़ कब कहाँ लिखी है। और एग्जामिनेशन में सक्सेस के लिए तो एक एक चीज़ पता होती है स्टूडेंट को कि मुझे कौन सी चीज़ कितने टाइम में कहाँ लिखनी है और कैसे लिखनी है। देन यहाँ जो शेयरिंग हैबिट्स हैं उनको थोड़ा सा चेक कर लीजिए। तो मैंने आपको ये बता दिया वर्क कल्चर एट होम को किस तरीके से आपको इम्प्रूव करना है, हैबिट ऑफ गॉसिपिंग को कैसे कंट्रोल करना है, अपने आप को स्टूडेंट को सपोर्टिव वे में रखते हुए भी कैसे आइसोलेट करना है। यार आपके सब्जेक्ट के फिगर बनाना मेरा काम नहीं है। यदि तुमसे ख़राब फिगर बनते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, उनके टाइम दीजिए उनको। आगे चल के आप जब नीट के एग्ज़ाम्स देते हैं तो भैया वहाँ फिगर बेस्ड कई क्वेश्चन आते हैं। आपको उस समय मार्किंग करनी होती है कि इस फिगर पर ये पोजीशन पर दिस इज गोइंग आउट टू बी इज द सीन, ये सीन है, यहाँ ये ऑर्गन है, यहाँ ये ऑर्गन मिसिंग है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बिकॉज ये जो लेवल है आपका 7th 8th 9th 10th में, 9th 10th तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इबारत लिखेगा कि सफलता मिलनी है या नहीं मिलनी है। मैं सफलता के पीछे भागने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन सफलता के पीछे भागने को मैं ये कह रहा हूं कि हमें नहीं भागना है, लेकिन प्रयास पूरे करने हैं। प्रयास तो पूरे करने ही पड़ेंगे। सफलता मिलना ना मिलना ये तो बहुत अलग बात है, मिले तो अच्छा, ना मिले तो बहुत अच्छा, लेकिन प्रयासों में कमी नहीं आनी चाहिए। अब एक चीज़ रह जाती है आपके पास में, और वो जस्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो यदि आपका बच्चा 7th 8th में है और गेम्स खेलता है तो उसे खेलने दीजिए, और वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक कल्चरल इवेंट्स वगैरह में भी भाग लेता है तो बिल्कुल उनको अलाउ कीजिए। लेकिन 9th और 10th के बच्चे को थोड़ा सा रोकिएगा, क्योंकि वो ज़रूरी है। चलिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ के साथ में मैं फिनिश करना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले ये पता कर लीजिए कि स्टूडेंट को सिखाना क्या है और कहाँ सिखाना है। आप किसे एज अ टीचर सेलेक्ट कर रहे हैं, किस इंस्टीट्यूट को आप एज अ गुरु जिसे कहा जाता है वो सेलेक्ट कर रहे हैं। तो एक बहुत छोटी सी स्टोरी है मेरी, बहुत जल्दी आपको सुना देता हूँ और फिर हम इस अच्छे से सेशन को एंड करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि टीचर है क्या, आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो उस स्टोरी में कुछ नहीं है। उस स्टोरी में एक हस्बैंड वाइफ है, 50-52 की उम्र के हैं दोनों के दोनों, और इस दौरान हस्बैंड कहता है कि यार मुझे किसी गुरु की तलाश है, तो बना लेना चाहिए, हम 50 वर्ष के हो चुके हैं, हमें कोई गुरु बना लेना चाहिए। और वो इस तलाश में घूमते रहते हैं, कोई गुरु नहीं मिलता तो वो परेशान होते हैं। उनकी पत्नी एक दिन उनके चेहरे की परेशानी को पढ़ लेती हैं और कहती हैं मुझे बताइए क्या परेशानी है। तो वो बता देते हैं। तो वो ये कहते हैं कि आपको जो भी लगता है कि ये गुरु बनाया जा सकता है उसको मेरे पास ले आइएगा। मेरे पास एक लिटमस टेस्ट है, ठीक है। लिटमस जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो समझते हैं, तो मैं लिटमस टेस्ट से पता कर लूँगी दैट फेलो इज़ एलिजिबल और नॉट एलिजिबल फॉर द गुरु, ठीक है। पहले दिन उनके जो हस्बैंड हैं, पति हैं, वो एक व्यक्ति को लेके आते हैं कि मुझे लगता है इन्हें गुरु बना लेना चाहिए। इनके घर में एक तोता है, पिंजरे में रहता है। तो ये पत्नी जैसे ही वो गुरु आते हैं बनने के लिए, जो उनका पति लेके आते हैं, उन्हें कहते हैं गुरुदेव प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, देखिए ना हमारे घर में कितना अच्छा कबूतर है, देखिए ना हमारे घर में कितना अच्छा कबूतर है। तो वो जो व्यक्ति आते हैं वो बड़े नाराज़ हो जाते हैं और नाराज़ होकर कहते हैं तुम मूर्खा हो, तुम्हें ये पता नहीं है इस उम्र में आके भी कि ये जो पक्षी है ये कबूतर नहीं है, ये तोता है। और वो जो पत्नी है वो अपने पति को इशारा करती है कि ये व्यक्ति गुरु बनने के लायक नहीं है, दैट फेलो इज़ नॉट एलिजिबल। दूसरी बार फिर पति किसी को लेके आते हैं, ये जो आज नए गुरु आए हैं ये बड़े क्रोधी हैं, ठीक है, बहुत ही क्रोधी हैं, ऋषि दुर्वासा के डीएनए को लेकर आए हैं। तो जैसे ही आते हैं पत्नी फिर उनसे कहती गुरुदेव प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, देखिए ना हमारे घर में कितना ज़बरदस्त कबूतर है। तो ये चिमटा होता है अधिकतर इनके पास में, गुरु के पास में, तो उस चिमटे की मार देते हैं। फिर वो इशारा कर देती हैं कि ये योग्य नहीं है, और ये घटनाएं दुर्घटनाएं निरंतर चलती रहती हैं। एक दिन फिर एक व्यक्ति आते हैं, समझिएगा बड़ी बात करने जा रहा हूँ, और ये व्यक्ति आके कहते हैं वापस से पत्नी गुरुदेव प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, देखिए ना हमारे घर में कितना ज़बरदस्त कबूतर है। तो ये उठा के कहते हैं आदरणीय आपकी इतनी उम्र है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पता होगा कि ये पक्षी कबूतर नहीं है, ये पक्षी तो तोता कहलाता है। तो या तो आप मेरे ज्ञान के बारे में मेरी परीक्षा लेना चाहती हैं,
या फिर हो सकता है आपको पता ही नहीं हो, तो मैं मेरा कर्तव्य पूर्ण कर देता हूँ। देखिए इधर आइए, आप सामने देखिएगा, सामने जो घर है उसके छज्जे पे एक पक्षी बैठा हुआ है। इस पक्षी की इस पक्षी से तुलना कीजिए, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, आपके घर में जो पक्षी है इसके गले में कंठी है, वहाँ जो पक्षी बैठा है उसके गले में कंठी नहीं है, उसका आकार बड़ा है, उसकी आकृति बड़ी है, उसकी चोंच किसी और तरह की है। एक और चीज़, आपके घर में बैठा पक्षी यदि आप राम और राम बोलेंगी तो ये उन्हें उच्चारित कर सकता है, लेकिन वो पक्षी उच्चारित नहीं कर सकता है। तो वो जो पक्षी है उसे कबूतर कहा जाता है, और आपके घर में जो ये पक्षी इसे तोता कहा जाता है। आपको शायद मेरी बात समझ आई होगी। ये कहते ही वो जो पत्नी है वो अपने पतिदेव को इशारा करती हैं कि निश्चित तौर पर योग्य हैं, हमें इनकी शिष्यता स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, साथियों, डियर पेरेंट्स, जो ये शिक्षक है ना, जो ये गुरु है ना, इसमें 3 गुण होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता सकता हूँ, पहला गुण तो ज्ञान होना ही चाहिए। गुरु में ज्ञान होना ही चाहिए, आवश्यक है वो तो पहला गुण तो ज्ञान हो ही गया। लेकिन दूसरा एक और महत्वपूर्ण गुण है, और वो महत्वपूर्ण गुण ये है कि गुरु में ये क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने ज्ञान को शिष्य तक पहुंचा दे, टू ट्रांसफर द नॉलेज फ्रॉम हिमसेल्फ टू द डिसिपल। समझ रहे आप मेरी बात? पहली चीज ज्ञान, दूसरी चीज ज्ञान को शिष्य तक पहुंचाने की क्षमता, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसे धैर्य कहा जाता है। क्योंकि कई बार जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आप शिष्य कहते हैं, ये एकदम से आपकी बात को नहीं समझ पाते। तो एक अच्छा गुरु, एक अच्छा शिक्षक नाराज नहीं होता है। एक अच्छा शिक्षक ये नहीं कह देता यार कितने मूर्ख हो, तुम्हें ये भी समझ नहीं आता है। ये उसका व्यवहार नहीं है, बहुत नियंत्रित व्यवहार है। वो पहले विद्यार्थी को अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करता है, फिर अपने आप को बदल के उसे समझाने की कोशिश करता है। तो धैर्य बहुत बड़ा गुण है। तो जब भी आपको ये महसूस होता हो कि किसी व्यक्ति में ज्ञान है, ज्ञान को आप तक पहुंचाने की क्षमता है और साथ में धैर्य भी है, तो आप उसे निश्चित तौर पर एक शिक्षक की भांति उसका चयन कर सकते हैं और अपने सन या डॉटर को उसको सौंपकर एक पथ पर ले जा सकते हैं जहां उसे सफलता प्राप्ति की संभावना बनती है। चलिए, बहुत देर से आपसे बात कर रहा हूं। आप सब लोगों को आपके बच्चे बहुत सफल हों, इसकी मैं शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन सिर्फ सफल हों ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो खुश बने रहें, खुशीपूर्वक, जिसे कहते हैं प्रसन्नतापूर्वक अपने कार्य की ओर अग्रसर होते रहते हैं, यही सफलता है। इसी के साथ आज का ये जो हमारा सेशन है, आई एम गोइंग टू एंड इट। थैंक यू वेरी मच।